के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राजेश सतपुते .com के राजेश सतपुते होंगे, मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल, ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ, और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ेंगे। थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हीलियोस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी जुड़ेंगे, उनसे एक खास बातचीत होगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं मार्केट की, और एक डिसेंट रिकवरी, हालांकि हायर लेवल पर फिर मार्केट थोड़ा अटक रहा है, लेकिन 18,236 से सपोर्ट लिया। अब हायर लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग। आज का सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग ऑटोमोबाइल, खासतौर से टू व्हीलर्स, आयशर मोटर्स और बजाज ऑटो, यहाँ पर शानदार मोमेंटम। इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में आयशर हमने अभी भी पिक किया, बजाज ऑटो में एक शानदार मूव। उसके अलावा अगर आप देखें तो HDFC बैंक थोड़ा मार्केट के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों में एक सेलिंग प्रेशर। ITC ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया 442 अब ITC, और ITC में शानदार मोमेंटम। और अगर आपने इस चैनल के साथ पिछले कुछ दिनों में पार्टिसिपेट किया है तो बहुत शानदार ट्रेड आपको ITC में मिली होगी। और ITC के अलावा ब्रिटानिया, नेस्ले, इन सभी स्टॉक्स, टाटा कंज्यूमर, आज अच्छा मोमेंटम। तो ऑटो और FMCG ये दो पॉकेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ है। हालांकि बैंकिंग में थोड़ी सी वीकनेस है आज, और थोड़ी सी वीकनेस आज IT में भी है। वीरू जी हाँ, चलिए अब अनुज पूरे पैनल को स्कीम पे रखते हैं और अब उनसे उनके कन्विक्शन कॉल्स और स्टॉक्स भी, इंडिसेस भी बोलना शुरू करते हैं। हमारे पैनल में इस वक्त राजेश सतपुते, मानस जायसवाल, सचिदानंद उत्तेकर और नीलेश जैन मौजूद हैं। ऐसे करेंगे बातचीत। पहले सचिन, मैं आपके पास आऊँगा। इंडिसेस पे आपका व्यू, इट्स एक्सपायरी डे, आई थिंक इसके कुछ कंपल्शंस डिफरेंट होते हैं, ऑप्शन राइटर्स के जोन्स को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आपका इंडिसेस पे व्यू क्या है? आप ट्रेड करेंगे, अवॉइड करेंगे, और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज़। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है जिस तरीके से निफ्टी ने एक ओपनिंग रजिस्टर की है लगभग अराउंड 18,270 के आसपास की, कहीं जाकर एक जो स्विंग लो बनाया है एंड 18,200 का जो लेवल यहाँ पर डिफेंड हुआ है, मुझे लग रहा है थ्रू आउट द डे इसके नीचे की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। जिस तरीके से डेटा अभी भी प्लेस्ड है 18,200 एंड 18,150 के आसपास, काफी कॉन्फिडेंट राइटिंग है। एंड जिस तरीके से एक रिकवरी हो रही है लेड बाय ऑटो, FMCG एंड अ बिट ऑफ IT, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर सेकेंड हाफ में वापस निफ्टी अराउंड 18,320 340 के आसपास का एक स्विंग बना देगा। एंड उसी लिहाज से हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशंस ऑन द लॉन्ग साइड ही दी है। तो यहाँ पर एक डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन हमने रेकमेंड किया है 18,150 का, जो लगभग अराउंड 125 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। तो ये खरीदारी करने की हमने सलाह दी है। एंड इंट्राडे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 260 के आसपास का स्विंग बन सकता है। तो प्रोबेबली जो एक्सपायरी है वो लगभग अराउंड 18,300 से लेकर 18,350 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, क्लियरली एक रेजिस्टेंस वेल डिफाइंड है यहाँ पर अराउंड 44,000 का, तो उसके ऊपर की एक्सपायरी तो नजर नहीं आ रही। पर ऑन द कॉन्ट्ररी 43,500 का भी जो एक सपोर्ट बेस है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर सपोर्ट बेस काफी अहम होगा ड्यूरिंग द डे। अगर उसके नीचे थोड़े से स्लिपेजेस होते हैं देन प्रोबेबली 4300 के आसपास की एक्सपायरी बन सकती है। बट फिलहाल जिस तरीके से डेटा शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है एक लेवल बेस्ड ट्रेड ही लेना चाहिए। अगर 43,680 ये पर्टिकुलर लेवल अगर ऊपर निकल जाता है देन काफी अच्छे चांसेस है कि हम एक अच्छी शानदार रिकवरी निफ्टी बैंक में भी देख लें। एंड कहीं जाकर 43,800 से लेके 900 के आसपास की एक्सपायरी शेप अप हो सकती है। ओके, तो ये होगी बात इंडिसेस की। सचिन, गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल काफी दिनों के बाद यहाँ पर रेडार में आया है। काफी अच्छे लॉन्ग बिल्टअप्स कंसिस्टेंटली नजर आए थे। एंड जिस तरीके से 800 का लेवल यहाँ पर डिफेंड हो रहा था थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर सीरीज, वो पर्टिकुलर लेवल इसने काफी कॉन्फिडेंटली अभी ब्रेक किया है। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों के लिए बरकरार ही रहना चाहिए। सो भारतीय एयरटेल में मुझे लग रहा है एक पोजिशनल कॉल डिप्लॉय करना चाहिए 835 के पोजिशनल टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 806 के आसपास लगाना है। ये जो लेवल्स दिए हैं मैंने, ये कैश के लेवल्स दिए। जो सेकंड कॉल मेरे रेडार पे आया है वो है ऑन द लॉन्ग साइड जुबिलेंट फूड्स का।
एक काफी अच्छा बेस बिल्डिंग एक्शन इस पर्टिकुलर सीरीज में नजर आई थी। एंड जिस तरीके से वापस अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास की एक चाल बन रही है, एक काफी शानदार पॉजिटिव क्रॉसओवर है 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी लगभग अराउंड 500-510 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा अराउंड 470 का। मानस जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? देखिए, पहले तो गोल्डन सीबी पे खरीदारी करेंगे वीरेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर 2 या 3 दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा। हालांकि उसके बाद हमने कोई मेजर मूव नहीं देखा, लेकिन आज के पैटर्न तो बता रहे हैं कि अब एक मूव यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे गोल्डन सीपी में खरीदारी करेंगे। 1019 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1050 के टारगेट सेट करने हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर पे है वो रियल्टी स्पेस से है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज देख लीजिए, या ओबराय रियल्टी या डीएलएफ, तीनों स्टॉक चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। मेरी इस टाइम की पसंद ओबराय रियल्टी है। देखिए, क्रैक देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां से रिकवरी देखने को मिली। 4 दिनों का कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड हो गया। आज के पैटर्न बता रहे हैं कि शायद एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ओबराय रियल्टी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 913 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए। 960 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके राजेश जी, आपके ट्रेड्स? अनुज जी, देखिए 2 कॉल्स रहेंगे। एक रहेगा डाबर। डाबर का सर मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक रैली मिलेगी करीबन 538 540 तक, तो बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 525। दूसरा बाय कॉल रहेगा और वो रहेगा यूबीएल पे। लगता है आज ये स्पेस में थोड़ा मूव आना चाहिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स यूबीएल। लेकिन अगर एक लेना है तो यूबीएल करूंगा। देखिए, यूबीएल में यहाँ पे जिस तरह से स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, 1020 का क्रॉसओवर है और इसका जो टारगेट बनेगा वो रहेगा 1480 का। तो बाय करें यूबीएल, स्टॉप लॉस रहेगा 1410 का। कि यूबीएल 1433 पे एक बार यूबीएल का चार्ट लेके आइएगा। ये मतलब मार्च अप्रैल में सबसे बुरी तरीके से पिटा हुआ स्टॉक था। इट्स नाउ 1430। यूएसएल तो बहुत ठीक कर रहा था, ये अटेम्प्ट कर रहा है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और ये बहुत दिनों बाद अपने 20 डे के ऊपर आके ट्रेड करता है। ओके, इट्स 1429 1430 पे 1430 पे ट्रेड करता हुआ। नीलेश हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए, अपने टॉप कन्विक्शन आइडियाज शेयर करने के लिए। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के? वेरी गुड मॉर्निंग टू विलिन जी। देखिए, ऑटो स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। आइचम मोटर ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे निचले सरों से लगातार हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, और ऊपरी सरों पर अपसाइड की अगर हम बात करें तो 3750 तक के इमीडिएट टारगेट निकल के आ रहे हैं। 3675 अभी ट्रेड हो रहा है। 3640 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 3750 इमीडिएट टारगेट, और उसके बाद 3800 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आइचम मोटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। उसके साथ साथ भारती एयरटेल ये एक काउंटर है जहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 840 तक की अपसाइड में भारती एयरटेल में देखने को मिल सकती है। 805 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, भारती एयरटेल। आज सुबह एक्चुअली मेरा मूड था स्पॉटलाइट में भारती लेने का, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था भारती और ग्रासिम के बीच में। खैर एनीवे, एक काफ़ी अच्छा मूव इस समय भारती एयरटेल में। उसके अलावा बाकी कुछ स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम। अच्छा सचिन, एक बार जरा चार्ट, वो जो आपने ट्रेड प्ले की थी इंडियन वो अदानी एंटरप्राइजेस की, वो बहुत शानदार रही, सारे टारगेट्स मीट हुए थे। अब यहाँ पर कोई ट्रेड है या अब अवॉइड करें जून सीरीज के लिए? अनुज जी, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक पुल ऑफ जरूर होना चाहिए। कल के सत्र में क्लासिक एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन है, एंड ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन के बाद वापस स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है एक 2 से 3 दिनों का कंसोलिडेशन अगर हो जाता है, देन प्रोबब्ली एक ट्रेड वापस इवॉल्व होगा। यूजुअली ये स्टॉक ऐसे ही लेग्स में चलता है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ब्रेकआउट मोमेंटम काफी स्ट्रांग होता है, एंड काफी कम समय के लिए ये पर्टिकुलर रैपिड मूव अनलॉक होती है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डेटा यहाँ पर कंसोलिडेशन ही इंडिकेट कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है मोमेंटम चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस 2423 पे ये कूलिंग ऑफ चल रही है इसकी। अभी अनुज भारती एयरटेल का जिक्र कर रहे थे, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा जरा आप स्टॉक्स के मूव देखिए। इंडियन होटल्स अब आपकी स्क्रीन पे आएगा 386.70। बजाज ऑटो प्रकाश की पहली कॉल थी 46.40। देन भारती एयरटेल। आयशर मोटर्स 5670 पे, 3670 पे। ABRFL का जिक्र हुआ था 201 पे आ गया। जुबिलेंट फूड्स का जिक्र हुआ था 480 पे। डेल्टा कॉर्प सुबह स्विंग स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे मिले, इसमें कोई राय नहीं है। अब एक बार आप लेके आइएगा
डीएलएफ एक दो दिन थोड़ा सा शांत रहा, बैकफुट पे आया, आज करीब 471 के स्तर पे। ये भी अपने कूलिंग ऑफ पीरियड से शायद थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहा है। सचिन, एक बार जरा डीएलएफ को देखेंगे, कल बैकफुट पे आया था, कल रेस्ट लिया अपने 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, कुछ आज जैसा ही रिफ्लेक्शन, इसका मतलब रिफ्लेक्शन जो है वो 19 मई जैसा लग रहा है, जब इसने 10-डे पे सपोर्ट लेके पुल बैक दिया था, और वो सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था 19 मई वाला, और इनफैक्ट 15 मई वाला तो और भी स्ट्रांग था। आपका टेक क्या है इस पे? देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है काफी बड़ी मूव यहाँ पर ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुकी है। डेली चार्ट पे एक लगभग अराउंड 3 पॉइंट डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, बट कहीं जाकर डेटा अभी भी यही सपोर्ट कर रहा है कि लगभग अराउंड 490 500 के आसपास का एक स्विंग तो बनना चाहिए। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से इसे होल्ड किया जा सकता है। पोजिशनल बेसिस पे मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस 455 के आसपास लगाना चाहिए, एंड लगभग अराउंड 495 500 के आसपास एक अच्छा रिव्यू जोन होगा। एंड अगर एकदम ही शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो मुझे लग रहा है आज का जो मूव अनलॉक हो रही है, सो 465 66 के आसपास मुझे लग रहा है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस डिप्लॉय किया जा सकता है। एंड ऑन द हायर साइड लगभग मुझे लग रहा है 480 तक आज स्कोप बन सकता है। अगर मार्केट में एक शानदार रिकवरी होती है तो एक्चुअली डीएलएफ में भी एक काफी अच्छा उछाल ड्यूरिंग द डे नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा बायस मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही रखना है, बट डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाना है। एक काफी नेगेटिव पैटर्न यहाँ पर इवॉल्व भी हो रहा है, एक 3 पॉइंट आरएसआई डाइवर्जेंस है। ओके, एबी फैशन अच्छा मूव यहाँ पर। मानस, एक बार इसको रिविजिट करते हैं। एबी फैशन कोई ट्रेड लिया जा सकता है यहाँ पर फ्रेश? तो देखिए, केवल 20-डे मूविंग एवरेज का वेट करना है अनुज जी, और रिवर्सल के साइन तो डेफिनेटली दिख रहे हैं, लेकिन 204 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे, फिर आप 199 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। 216 217 तक के भाव आपको एबीएफआरएल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एबीएफआरएल के अलावा एक और स्टॉक जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम इस समय इस मिड कैप स्पेस में, जुबिलेंट फूड, हमने जिक्र किया था उसका, बीईएल और आईजीएल, यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम। लेकिन ऑटोमोबाइल, बजाज ऑटो खासतौर से एक अच्छा मूव इन सब स्टॉक्स में। चलिए भी काम करते हैं, अब थोड़ी सी मार्केट की लॉन्ग टर्म पिक्चर डिस्कस कर लेते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़ेंगे। उनसे बात करने से पहले कुछ और ट्रेड्स देख लेते हैं। एक बार फिर रिविजिट करते हैं आयशर मोटर्स, क्योंकि अब डे हाई पर ये स्टॉक और एक शानदार मूव। सचिन, ये डिस्कस किया था हमने मानस से थोड़ी देर पहले, लेकिन आपका व्यू स्टॉक पर? देखिए, यहाँ पर मोमेंटम तो शानदार ही है, बट मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक रेजिस्टेंस जोन है लगभग अराउंड 3700 का, काफी एविडेंट है। सो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस थोड़े से क्लोज लगाने चाहिए, अपने एवरेजेस से थोड़ा सा दूर भाग रहा है काउंटर। तो आई थिंक 3650 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वो बनाए रखनी चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड 3685 से 3695 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़ गए हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट को लेकर? ये डेट सीलिंग का मामला क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और क्या इन लेवल्स पर अब थोड़ा कॉशियस हो जाएं, खासतौर से वो अप्रैल और मई की बड़ी रैली के बाद? मॉर्निंग अनुज जी, थैंक यू आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। ये एक्चुअली डेट सीलिंग का जो है, मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा कुछ, ये पहले भी देखा है एक्चुअली। जैसी एक जो दो गवर्नमेंट होती है, जो पार्टियां वहां पे, वो एक दूसरे से बहस करने के लिए यूज करती है। लेकिन एक्चुअली मैं अभी कहीं पढ़ा था कि ये एक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक ऑप्शन है जहां पे दे डोंट हैव टू वेट फॉर द हायर, मतलब ऊपर का जो हाउस है उसके वेट करने की जरूरत नहीं है उनके पास। Constitutionally, they have an option of straight away offering more paper in the market. I think Constitution 14 था शायद, कुछ ऐसे ही कुछ मेंशन किया था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम होगा। मे बी 1 जून तक ही, उसके पहले आई थिंक हो जाना है जो हो जाएगा। और वहां पे भी मार्केट ने, आपने देख लिया, एक दिन गिरता है इसके चलते, दूसरे दिन चल जाता है। सो दैट वे, सो आई डोंट थिंक वो इतना इशू है। दूसरा जो आपने बोला कि हमारा जो एक्चुअली जो हमारा मार्केट जो 2 महीने चला है अभी, अप्रैल और मई में, लेकिन आप देखिए ईयर टू डेट में ज्यादा नहीं मूव हुआ है। ईयर टू डेट में फिर भी थोड़ा फ्लैटिश ही है, क्योंकि पहले जो गिर गया था वही अभी थोड़ी रिकवरी आई है इसमें। हमें तो यही लगता है अनुज जी कि एक्चुअली जो हमारा अंडर परफॉर्मेंस था
अगर जो आप अप्रैल एंड तक देखिए तो हमारा अंडर परफॉर्मेंस काफी था एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट्स और इमर्जिंग एशिया भी। तो वो हमें लग रहा है कि वो रिवर्स होना चाहिए, और मई में थोड़ा हद तक हुआ है, लेकिन हमें तो ये लगता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है, जो आप ग्रोथ जो देख रहे हैं इंडिया में, उसको अगर जो आप ध्यान में रखें तो उसके चलते तो हमें आउट परफॉर्म ही करना चाहिए, बिकॉज ग्लोबली मार्केट्स आर इतना एक्साइटमेंट नहीं है मार्केट्स में, ना ही आपके रीजन में इतनी एक्साइटमेंट है। अगर जो आप देखें जो तीन दूसरे जो मेजर मार्केट्स हैं, जो चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान, यहाँ पे तो उनके खुद के इश्यूज हैं, तो इसलिए इंडिया शुड कंटिन्यू इट्स आउट परफॉर्मेंस, और वही आई थिंक होना चाहिए। और एक्चुअली दूसरा हमें ये लगता है कि जो आपके मेजर रिटर्न, अगर 25 साल में देखिए इंडिया ने 14% कुछ रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड, तो वो जो रिटर्न है आपके, वो आपको सेकेंड हाफ में दिखेंगे। तो इसलिए हमें काफी कंफर्ट है कि ये रैली तो अभी शुरू हुई है और हमें आगे चल के ठीक ही लग रहा है। ओके, चलिए, तो फिर आपकी बाय थीम्स क्या होंगी दिनशॉ जी इस रैली में फिर? जी देखिए, हमारी तो फेवरेट्स तो वही रही है, हम ज्यादा चेंज नहीं होते। एक तो फाइनेंशियल सेक्टर है जो हमें काफी अच्छा लगता है, कंजम्पशन सेक्टर है जो दूसरा हमें अच्छा लगता है, और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेक्टर, नॉट एफएमसीजी नहीं, डिस्क्रिशनरी में। और दूसरा एक जो हमने अभी चालू किया हमारा देखना एक तरह से, और इन्वेस्ट करना भी, आउटसोर्सिंग प्लेस, आई थिंक वहां पे हमें ज्यादा कंफर्ट अभी आगे चल के कंफर्ट दिख रहा है, बेसिकली इन द कैपिटल गुड स्पेस। तो वहां पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहां पे ऐड कर रहे हैं न्यू नेम्स हमारे पोर्टफोलियो। अच्छा दिनशॉ जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और एक दो चीज़ें बताइएगा, आपको कैसी लगी, या फिर उन पे उनका आपका सेंस क्या कहता है? एलएनटी के नंबर्स और उसके बाद का जो डिप था, कल कमिंस के नंबर हर पैमाने पे बहुत अच्छे थे, लेकिन मैनेजमेंट ने टिप्पणी कहने से इनकार कर दिया कि अभी वी आर नॉट कंफर्टेबल इनफ टू से समथिंग अबाउट FY24 रेवेन्यू। ये क्या है, और आई थिंक इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे? और इसके बाद जो इन स्टॉक्स में डिप आया है, क्या बाय करना चाहिए? अप्रोच क्या रहेगी आपकी? और ये लाचारी क्यों, मतलब FY24 की रेवेन्यू गाइडेंस को देने में इन कैपिटल गुड्स कंपनी द्वारा? मैं आपको बताऊंगा नहीं बाय करना है कि सेल करना है, वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली जो कमिंस का आपने बोला प्रॉब्लम है उनका, एनवायरमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब उनके जो बेंचमार्क चेंज हो रहे हैं फ्रॉम जून आई थिंक ऑनवर्ड, तो उसके चलते वहां पे तो आगे चल के इशू ही रहेंगे। सो वो उनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जेनसेट्स का, सो वो तो स्पेसिफिक इशू हो गया। दूसरा आपने जो एलएनटी की बात की, आई थिंक उनका वहां पे मार्केट कैप काफी हद तक आईटी डोमिनेटेड भी है, बिकॉज आपने देखा है कि काफी हेवी है आईटी, हेवी उनके जो होल्डिंग्स है उनमें, तो वो एक ओवरहैंग है। और दूसरा एलएनटी एक्चुअली आप देखें तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, तो आई डोंट नो मच हियर, मतलब हमारे पास तो है नहीं वैसे अभी, लेकिन यही है कि आप एक वैल्यूएशन कॉल ले सकते हैं वहां पे, और फिर देन फाइनली से कि अगर ग्रोथ है लेकिन वैल्यूएशन हाई है तो आपको क्या करना है वहां पे, तो दैट इज हाउ। तो आई थिंक ये स्पेसिफिक जो इशू हो गया। और दूसरा जो हम जो देख रहे हैं, वो मैं जैसे बोला आपको, आउटसोर्सिंग या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आई थिंक वो स्टोरी में ज्यादा मायने रहेगा, क्योंकि यही इंडिया का जो ग्रोथ है वो यहीं से आपको दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग या सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स, कि आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वो वहां पे आई थिंक ज्यादा एक्साइटमेंट दिखेगा। ओके, ये आपका टेक था इस स्पेस पे, कैपिटल गुड्स पे। अच्छा सर, आज जब आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, एक मुबारक दिन इस लिहाज से भी है कि आईटीसी एट ऑल टाइम हाई, इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई। मेरे ख्याल से ये दो बातें आपके चेहरे पे बहुत सारी मुस्कुराहट दिख के आ जाएगी। होटल्स के लिए तो अब ये दौर शुरू हुआ है सर, मतलब 25 मई, दैट मीन्स ऑफिशियली आपका किक स्टार्ट हो चुका है हॉलीडे सीजन में। अभी यहाँ से कितना और मूव बाकी है? और एक अच्छा पैसा कमाने के बाद क्या यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए? मुझे कोई बात याद आ गई थी, इसलिए मेरी हंसी निकल गई। माफी चाहूंगा उसके लिए। हाँ जी, बताइए, पहले आप अपनी बात बता दीजिए। नहीं, ये कि प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए क्या इतने बड़े मूव के बाद? अच्छा जी, तो एक्चुअली आप अगर जो होटल्स की बात करें तो मुझे पता है आप किस बात पे हंस रहे हैं, लास्ट टाइम हुआ था ये हादसा हमारे साथ, बट एनीवे जो अगर ये होटल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हमें एक थीमेटिक ग्रोथ दिख रही है। जैसे मैंने बोला आपको डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, तो ये एक
पोर्शन है टूरिज्म का जो विच इज वेरी इंट्रिकेट टू दिस डिस्क्रिशनरी स्पेंड, तो हमें यही लग रहा है कि इसको लेके हमें तो लगता है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल तेजी बिल्ड हो रही है इस इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में। और आप अगर जो देखें भी, जो रूम एवेबिलिटी है, कहने को तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली जो ऑर्गेनाइज स्पेस में आप देखें और क्वालिटी रूम्स देखें, तो डोमेस्टिक टूरिज्म को भी मीट करने के लिए इतने रूम नहीं है हमारे पास जितना हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको एक तो एक्चुअली अगर जो आप ये आपने सीजन बोला, लेकिन ये आई थिंक होटल का सीजन जो जून का होता है वो काफी लीन सीजन होता है, बिकॉज मेनली डोमेस्टिक टूरिज्म पर डिपेंड होता है, इसलिए एयराज नीचे हो जाते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इतना ज्यादा डिप होगा एयराज में। और दूसरा जो कंजम्पशन है, जो आपकी यूटिलाइजेशन है, वहां पे बढ़ जाएंगे, इसलिए वो और प्लस रूम एडिशंस की जो बात हो रही है, तो वो आप अगर देखें, ये सब आप मिक्स करें, एक्चुअली जो री रेटिंग होती है इंडस्ट्री की, वो यूटिलाइजेशन और एआरआर स्पेंड के बढ़ने से ही होती है, और वही चालू हुआ है इस इंडस्ट्री में। और हमें तो लग रहा है कि ये एक शुरुआत हुई है और आगे चल के ये काफी अच्छा करेंगे, इसलिए हमें तो काफी कंफर्ट है इस इंडस्ट्री। ओके, बहुत कंफर्ट है आपको यहाँ पे इस इंडस्ट्री में। अच्छा सर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, जितना कन्वर्शन बीते इस अप्रैल मई जून के स्विंग में दिया है इन्होंने, मतलब शायद ही किसी स्पेस में रहा हो। क्योंकि टीवीएस मोटर्स आज भी ऑल टाइम हाई पे, इसमें से कुछ था क्या सर, या फिर ऑटो में कोई फ्रेश कन्विक्शन बन रहा है? इनफैक्ट ऑटो की बास्केट बहुत बड़ी भी है। आई मीन टू व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, अशोक लेन के नंबर्स आपने देखे। ऑटो एंसिलरी स्पेस है, बैटरी में एक्साइड ने काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। आपका टेक सर इस पर? जी देखिए, ऑटो में एक्चुअली हमारा तो कंफर्ट बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि हमें तो जैसे हम पहले से भी बोल के आए हैं कि हमारा एक टेम्पलेट होता है इन्वेस्टिंग का कि जहां पे आपको लॉन्ग टर्म रनवे चाहिए ग्रोथ का। तो यहाँ पे क्या है कि आज की तारीख में आपको ग्रोथ दिख रही है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, क्योंकि एक पेंट अप डिमांड किक इन हुई है, कमोडिटी प्राइसेस कम हो गए, तो इसलिए उनके मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो उसके चलते आपको ये पेंट अप डिमांड गेटिंग सेटिस्फाइड दिख रही है आपको यहाँ पे। लेकिन आगे चल के ईवीज एक जो है बड़ा ओवरहैंग रहेगा। आप हमेशा आर्ग्यू कर सकते हैं हम कि हमारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ही ईवीज में आ जाएंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि वो अकेले नहीं होंगे। अभी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के अलावा एक इक्वली नंबर ऑफ पीपल हैं जो ईवीज में हैं, उनपर ज्यादा ही हैं जो ईवीज में देख रहे हैं। तो इसलिए हमें यही लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन बना रहेगा आगे चल के, इसलिए थोड़ा कंफर्ट लेवल बहुत ही कम है। इनफैक्ट टू व्हीलर स्पेस में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअली चालू हुआ है ईवी का ऑनस्लॉट काफी हद तक, और पीवीज में भी ये अभी एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंफर्ट नहीं है। सीवी स्पेस में आपने जो बोला, काफी लिमिटेड प्लेयर्स हैं यहाँ पे इंडिया में हमारे मतलब डोमेस्टिक मार्केट के लिए, इसलिए हम उसको प्ले करते हैं थ्रू फाइनेंशियर्स रादर देन प्योरली थ्रू सीवी प्लेयर्स, बिकॉज हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है वहां पे। एक स्पेस और उसके बाद अगला प्रश्न अनुज की तरफ से आएगा। मेरे ख्याल से क्यूएसआर सेगमेंट में बीते 3 महीने में सिवियर प्राइस डैमेज हुआ है, बट आई थिंक वेस्ट लाइफ अभी भी करियर की ऑल टाइम हाई पे, और इन बिटवीन जुबिलेंट फूड्स बीच में जिसे कहते हैं टंगा हुआ है 464-465 के प्राइस पे। क्यूएसआर सेगमेंट में आपका टेक, और आई थिंक इसे जज करने के लिए, इसे समझने के लिए आई थिंक जोमेटो पे आपकी टिप्पणी बहुत अपेक्षित है। क्या कर रहे हैं आप इस स्पेस में इस वक्त? जी देखिए, जोमेटो का बड़ा ओवरहैंग जो था नहीं है, अभी भी ओएनडीसी को लेके काफी बात चलती है उसकी, जोमेटो की। पर एक्चुअली हमने तो इंटरनली हम तो फर्स्ट हैंड ट्राई करने वाले लोग हैं, इसलिए हमने अपने आप खुद ऑर्डर प्लेस किया दोनों प्लेटफॉर्म पे और देखा क्या हो रहा है क्या नहीं। और इनफैक्ट यहीं पे हमने ऑर्डर प्लेस किया और दोनों सेम यूनिट से हमने ऑर्डर किया। 100 रुपए का फर्क था, ये मैं बता सकता हूँ। और टिकट साइज काफी ज्यादा नहीं थी, टिकट साइज वाज अराउंड 175 और दूसरे में 275 का टिकट साइज था। तो वैसा करके इतना ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था और जो हमने रियलाइज किया कि ये 100 रुपए का जो डिफरेंस है कहाँ से मीट कर रहा है, इट वाज ऑब्वियस कि जो ओएनडीसी में जो सर्विस प्रोवाइडर था, जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो सब्सिडी दे रहे थे अपने ऑर्डर पे जस्ट टू गेट ओएनडीसी गोइंग। लेकिन जोमेटो का ऑर्डर केम इन लाइक 20 मिनट्स और जो ओएनडीसी का था 55 मिनट लग गए, 50 से 55 मिनट लग गया उसमें आने में। और दोनों में एक्चुअली मैंने बर्गर ही ऑर्डर किया था मैकडोनल्ड से, तो इसलिए एक बर्गर बिल्कुल गर्म आया और दूसरा बिल्कुल ठंडा, जिसका टेस्ट ही बिल्कुल किया हुआ था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। और एक्चुअली आपने जो रिजल्ट देखे, आई थिंक अभी जोमेटो भी रियलाइज किए हैं कि
नाउ इज द टाइम कि आप अपना प्रॉफिट स्टार्ट कैपिटलाइजिंग ऑन दैट। तो इसलिए हमें लग रहा है कि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि अगले साल तो वो पैट लेवल पे ब्रेक इवन दिखेगा उनका। तो ये सब एक्साइटमेंट है। और दूसरा जो मार्केट है वो काफी ह्यूज है। नोबडी स्टॉप्स जोमेटो आल्सो कि वो भी ओएनडीसी में अगर जो ऑफर करना चालू करें, लेकिन अभी के लिए उनको ऑप्शन प्रॉब्लम नहीं है उसका, तो इसलिए दैट वोंट हैपन। इसलिए हमें लग रहा है कि ओएनडीसी विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू प्ले आउट, लेकिन जोमेटो उस दौरान इतना कैपिटलाइज कर लेंगे अपने पोजीशन पे। और एक्चुअली ग्लोबली भी देखें आप तो दो ही प्लेयर होते हैं फूड डिलीवरी में, और नंबर 1 जो होता है वो बाय फार नंबर 1 होता है, और नंबर 2 इज समवेयर देयर। आप यूएस की बात करें या चाइना की बात करें, दोनों मार्केट्स में आप देखें नंबर 1 इज 60-70% ऑफ द मार्केट और नंबर 2 इज 17-18%। तो वैसा हमें भी लग रहा है कि इंडिया में वो रेप्लिकेट ही होगा एज सच। एंड लेट्स सी फ्रॉम हियर। और दूसरा जो आपने बोला क्यूएसआर स्पेस, वहां पे आपको देखना है कि टिकट साइज किसका अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है, और वही आपको प्ले करेगा। बिकॉज वी आर प्लेइंग क्यूएसआर में, हम यूथ के ऊपर प्ले कर रहे हैं, और यूथ बड़ा ही केयरफुल होता है अपना टिकट साइज पे। तो आप देखेंगे पिज्जा जब खाता है तब वो शेयर करके खाता है, लेकिन जब बर्गर खाता है तो खुद खाते हैं। तो इट्स लाइक दैट वे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे आपको ऐसे ही स्पेस में रहना पड़ेगा। ओके बिल्कुल। और मैं खुद एक्चुअली स्विगी पे ही ऑर्डर करता हूँ। मैंने कभी शिफ्ट नहीं किया उसको एनडीसी पर, क्योंकि वो क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, वो डिलीवरी टाइम पर होना वो ज़रूरी होता है ऑब्वियसली। अच्छा दिनशॉ जी, पिछली जो आईटी रैली थी उसको आपने पास किया था। आपने कहा था कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इस रैली पर। एक दूसरी रैली हो रही है आईटी में, इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अभी भी आपका व्यू वही है? जी अनुज जी, पहले तो आप जोमेटो पे ऑर्डर करना चालू कर दीजिए प्लीज। और दूसरा जो आपने आईटी की बात की, अरे सुनो। हाँ जी, एम आई हाँ सुन सकता हूँ, मैं आपको सुन सकता हूँ। हाँ जी, सॉरी, मुझे लगा कि नहीं था, शायद मेरा फ्रीज हो गया था स्क्रीन। तो दूसरा जो आपने बोला आईटी की बात की, एक्चुअली आप देखिए कि जो पहली जो रैली थी बिल्कुल ही फिजल आउट हो गई। मतलब इनफैक्ट करेक्शन जो हुआ इतना हैवी हुआ। और दूसरी भी रैली जो है अभी आई थिंक वो टेंटेटिव ही हो रही है। और दूसरा हमें एक्चुअली अभी भी कंफर्ट नहीं है, क्योंकि हम तो प्योर वैल्यूएशन वाले लोग हैं। और आप अगर जो, और हमारा आर्ग्यूमेंट क्या था? हमारा आर्ग्यूमेंट यही था कि प्री कोविड जो वैल्यूएशन थे, जबकि प्री कोविड के ग्रोथ रेट्स वो फार हायर देन द प्रेजेंट ग्रोथ रेट। जो अभी पोस्ट कोविड जो अभी ग्रोथ रेट सिनेरियो बन रहा है, विच इज मिड सिंगल डिजिट का 4 से 6% का जो सिनेरियो बन रहा है, प्री कोविड में वो 8 से 9% था। तो वो उधर भी आपका वैल्यूएशन जो था, आज की तारीख में जो वैल्यूएशन है उससे कोई 15-20% लोअर था। तो हमें तो लग रहा है कि वो पहले तो वो वैल्यूएशन आना चाहिए। और दूसरा, आपने मार्च क्वार्टर देखे सब लार्ज कैप्स के, काफी हद तक जो क्वार्टर एंड हुआ वाज एट अ लो नोट। तो हमें तो लग रहा है कि जून क्वार्टर होगा विल बी फर्दर लोअर देन दैट मार्च क्वार्टर का जो आपने नंबर्स देखे, उससे भी ज्यादा खराब नंबर दिखाएंगे शायद। और इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक वैल्यूएशन करेक्शन हमें जायज लग रहा है, और ये इसीलिए हम उससे दूर रह रहे हैं। और दूसरा जो स्मॉल कैप मिड कैप में देखा आपने, वहां पे काफी हद तक ग्रोथ दिखा था। लेकिन अभी पार्टिसिपेंट से बात करते तो यही लगता है कि प्रॉब्ली वेंडर कंसोलिडेशन में जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो रहे थे, इसलिए ग्रोथ दिख गया। पर आगे चल के अभी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसलिए हमें दूर ही रहना बेटर लगता है यहाँ पे। ओके चलिए फिर दिनशॉ जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। ओके चलिए फिर एक काम करते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एट डेज लो। सचिन, जाते जाते कोई फ्रेश आइडिया जो आपके दिमाग में आया हो? अनुज जी, यहाँ पर यूनाइटेड ब्रीवरीज का भी डेटा काफी अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है जो लगभग मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। सो 1455 इसका ब्रेकआउट जोन है। जैसे ही एस्टैब्लिश हो जाएगा, लगभग अराउंड 1500-1550 तक की अपमूव इसमें भी नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। इंट्राडे का डेटा अगर देखें फ्यूचर्स में, तो एक डेसिमल्स में ओपन लो है। सो आई थिंक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 1420 का आपको डिप्लॉय करना चाहिए। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 1500 के लिए ये पर्टिकुलर लेवल पोजीशन डिप्लॉय की जा सकती है ऑन द लॉन्ग साइड। ओके चलिए, तो ये थी सचिन जी की कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल में उपस्थित रहने के लिए, कॉल्स देने के लिए। चलते हैं नीरज जी के पास अब ट्रेडर्स